हेलो दोस्तों, मैं आकाश स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम तरंग में। तो आज की क्लास से हम लोग शुरू कर रहे हैं यूपी ट्रिपल एस सी पेट 2022 की परीक्षा से संबंधित संपूर्ण तैयारी, जीएस की सारी जीएस की तैयारी हम लोग इस चैनल पर कर रहे होंगे। तो सबसे पहले हम लोग समझ लेते हैं कि यह यूपी ट्रिपल एस सी पेट की परीक्षा या कौन सी परीक्षा और इसमें कौन सी नौकरी हम लोगों को प्राप्त होगी। तो यूपी ट्रिपल एस सी परीक्षा ये यूपी में किसी भी विभाग में अगर आपको सरकारी नौकरी प्राप्त करनी है तो सबसे पहले इस परीक्षा को आप लोगों को पास करना होगा। यह एक प्रीलिम्स की परीक्षा है। इसके बाद जो भर्तियां निकलेंगी, जैसे वीडियो की हो गई या नई लेखपाल वाली जो भर्ती आने के बारे में अखबारों से पता चल रहा है वो हो गई, या जूनियर असिस्टेंट की जो पिछली बार ही आनी थी, लोअर पीसीएस की जो पिछली बार आनी थी, तो ये सब परीक्षाएं अब इस परीक्षा के माध्यम से होंगी। आप लोगों को अगर यह परीक्षा आप लोगों ने नहीं पास की है या फिर इसमें अच्छे अंक आप लोगों के नहीं आए हैं तो आने वाली सभी भर्तियों में आप लोग बैठने से वंचित हो जाएंगे। तो यूपी में अगर सरकारी नौकरी करनी है तो यह परीक्षा अच्छे अंकों के साथ पास करनी है। इसमें अभी यूपी पुलिस विभाग को नहीं रखा गया है। बाकी सारे जो मुख्य पद होंगे, जैसे बीडीओ का हो गया, लेखपाल का हो गया, जूनियर असिस्टेंट का हो गया, लोअर की भर्तियां हो गई, तो इस तरह की जितनी भी भर्तियां हैं वह अब से ये यूपी ट्रिपल एस सी पेट पिछला पेपर इसका हुआ था जिसके तहत लेखपाल और एएनएम की भर्ती हुई है। अब आगे वाले जो पेट की परीक्षा 2022 होगी इसके तहत ये पद कुछ प्रस्तावित हैं। हालांकि ये पद पिछले ही पेट परीक्षा में प्रस्तावित थे, लेकिन किसी कारणवश यह नहीं आए थे। लेकिन अब अगली परीक्षा में आप लोगों को इसका मौका मिलेगा। तो ये परीक्षा वास्तव में अब बहुत ही कठिन होने वाली है। कठिन होने का सेंस ये है कि इसमें अब आप लोगों ने देखा होगा कि लेखपाल परीक्षा में जो है कितनी हाई कट ऑफ इसकी गई है। परसेंटाइल इसमें दिया जाता है तो परसेंटाइल लोगों के 99.99 परसेंटाइल परीक्षा में अंक इन्होंने इतने परसेंटाइल प्राप्त किए थे। तो उसी के अनुसार जो कट ऑफ बनती है तो इसमें आप लोगों का उद्देश्य होगा कि जितना ज़्यादा स्कोर कर सकें। 99, 98 या 95 से तो हर हाल में ऊपर ही होना चाहिए। आप लोगों ने देखा अभी कि जो यूडीए एलडीए की भर्ती आई थी उसमें 98 पॉइंट समथिंग परसेंटाइल के लोगों को लिया गया है। तो इसी तरह आप लोग जैसे वीडियो की कुछ भर्तियां निकली तो उनमें कम सीटें होने पर उनकी हाई कट ऑफ जाएगी। तो इसी कारण अगर वीडियो या लोअर आप लोग टारगेट कर रहे हैं तो सबसे पहले इस परीक्षा में आप लोगों को अच्छा परफॉर्मेंस देना होगा। तो अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इस परीक्षा का सिलेबस क्या है। आप लोगों को आशा करता हूं कि सभी लोगों के पास जो भी पेट की परीक्षा या फॉर्म भरे हैं तो उनके पास सिलेबस तो उन्होंने निकलवा ही लिया होगा, और जिन लोगों के पास है वो इसे रट डालिए। बिना कुछ सोचे समझे पूरा सिलेबस आप लोग रट डालिए। अब जैसे इसमें देखिए कि भारतीय इतिहास दिया हुआ है तो सिंधु घाटी सभ्यता ये टॉपिक आज हम शुरू करेंगे, और इसी प्रकार एक एक कर सारे टॉपिकों को हम बहुत जल्द ही इसकी थ्योरी को समाप्त करेंगे। और उसके बाद जो हमारे चैनल का मेन मोटिव है कि हम लोग अभ्यास करेंगे, इसका बहुत ज़्यादा अभ्यास करेंगे, हर टॉपिकों का बहुत ज़्यादा अभ्यास करेंगे, हर सब्जेक्ट का। तो इसमें देखिए सिंधु घाटी सभ्यता आप वैसे देखिए 5 नंबर की है और 5 नंबर में इसमें काफ़ी सारे टॉपिक आ रहे हैं। तो अब आप लोग बहुत सारे लोग ये सोचेंगे कि इसको हम छोड़ देते हैं, बोरिंग भी सब्जेक्ट है काफ़ी लोगों को लगता है। और ये 5 नंबर का पूरा एंशियंट और मॉडर्न, एंशियंट और मिडिवल हिस्ट्री है। एंशियंट भी 5 नंबर का है तो टोटल हिस्ट्री 10 नंबर का है। तो बहुत लोग इसमें क्या करते हैं कि वो मॉडर्न हिस्ट्री को केवल पढ़ेंगे, इसको छोड़ने की उनकी मनसा रहती है, प्लानिंग की इसको छोड़ देते हैं। तो पूरी परीक्षा में 100 नंबर का है तो 100 नंबर में आप लोग अगर 1 नंबर या 5 नंबर 2 नंबर की भी छोड़ के जाते हैं कि आईएएस की तैयारी नहीं करेंगे तो इसका मतलब है कि आप लोग परीक्षा से बाहर हैं। सीधे अपने आप को परीक्षा से बाहर समझ लीजिए। एक भी नंबर नहीं छोड़ना है, एक भी नंबर नहीं छोड़ना है। हम लोगों को पूरी की पूरी तैयारी करनी है इसमें। तो सिंधु घाटी सभ्यता पहला टॉपिक, वैदिक संस्कृति, बौद्ध धर्म, देखो जीवनी और शिक्षाएं पढ़नी है। महावीर, मौर्य वंश में केवल सम्राट अशोक, वैसे आप लोग जानते होंगे कि कितने सारे लोग मौर्य वंश में हैं, लेकिन सम्राट अशोक को पढ़ना है क्योंकि स्पेसिफिक दिया है कि इस मौर्य वंश में सम्राट अशोक। और इसी गुप्त वंश में समुद्रगुप्त या चंद्रगुप्त, हर्षवर्धन, राजपूत काल, ये और आगे दिया हुआ है। इसमें देखिए यहाँ पर सल्तनत काल जैसे दिया हुआ है, मुगल काल दिया हुआ है, मराठा है, ब्रिटिश राज का अभ्युदय एवं प्रथम स्वतंत्रता संग्राम 1857 की बात कर रहा है। और इसी प्रकार ये ब्रिटिश राज का सामाजिक आर्थिक प्रभाव, सोशल और इकोनॉमिकल इम्पैक्ट क्या पड़ा भारतीय समाज में, ये पूछना चाह रहा है। और भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, इससे 100% प्रश्न पूछा जाएंगे। 10 नंबर का हिस्ट्री है, हम 10 नंबर की हर टॉपिक की अच्छे से तैयारी करेंगे। स्वाधीनता संग्राम के प्रारंभिक वर्ष, स्वदेशी सविनय अवज्ञा, गांधी जी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, उनके द्वारा किए गए सारे आंदोलनों
की भूमिकाओं को देखेंगे, समझेंगे। और क्रांतिकारी आंदोलन का उग्र राष्ट्रवाद क्या था, जिसमें लाल बाल पाल वगैरह, और ये इधर विधायी संशोधन, ब्रिटिश इंडिया एक्ट, ये 1773 से लगा के ये जो 1935 तक ब्रिटिश सरकार के द्वारा भारत में प्रशासन करने के विभिन्न चरण लागू किए गए थे। तो इनमें हम लोग इसको देख रहे होंगे अच्छे से। और भारत छोड़ो आंदोलन, आज़ाद हिंद फौज और नेता सुभाष चंद्र बोस जी की, इन लोगों की, ये इतना सिलेबस हिस्ट्री में दिया हुआ है। मुग़ल साम्राज्य में ज़्यादा नहीं पढ़ना है। मुग़ल साम्राज्य में वही अकबर, उसमें मुग़ल काल जो बाबर से लगा के बाबर, हुमायूं, अकबर और औरंगजेब तक हम लोग देख रहे होंगे इसको। मराठा में शिवाजी स्पेसिफिक पढ़ना है। और इसी तरह भूगोल में भी आप लोग देखिएगा कि ज़्यादा टॉपिक बहुत सीमित दे रखा है, लेकिन इसको हमको बहुत अच्छे से पढ़ना है। भूगोल भी 5 नंबर का पूछा जाएगा। विश्व एवं भौतिक भूगोल, भारत का नदियाँ, नदियाँ, भूजल संसाधन, पहाड़, पहाड़ियाँ, हिमनद, मरुस्थल एवं शुष्क क्षेत्र, वन हो गया, खनिज हो गया, भारत एवं विश्व का राजनीतिक भूगोल हो गया, जलवायु, मौसम, टाइम जोन और जनसंख्या पढ़नी है हम लोगों को। और भारतीय इतिहास में भी वो अर्थव्यवस्था में इसी तरह का सारे प्रश्न होंगे। 1947 से लेकर 1991 और आज तक की व्यवस्था हम लोग आगे देख रहे होंगे। अब ये योजना आयोग के मतलब पंचवर्षीय योजनाएं हों गई सारी। मिश्रित अर्थव्यवस्था पर प्रभाव, हरित क्रांति क्या हो गई। अब जैसे ये हरित क्रांति, अभी ग्रामीण परिवेश वाले बच्चे अभी इसको पढ़ रहे होंगे। ये जो लेखपाल में ग्रामीण परिवेश दिए होंगे, बहुत अच्छे से हरित क्रांति उन्होंने पढ़ी है। तो इसी तरह जो ये बच्चे होंगे लेखपाल वाले, इनका ऑलरेडी तैयार है। इसमें से काफ़ी सब्जेक्ट, काफ़ी क्या पूरा तैयार है। तो इनसे कंपटीशन करना है, तो इसका मतलब हमको लिमिटेड पढ़ना है और जितना पढ़ना है उसको याद करना है, बार बार पढ़ना है। बैंकों का राष्ट्रीयकरण हो गया 1991 में, आर्थिक सुधार, कृषि सुधार, ढांचागत सुधार, श्रम सुधार, ये सारी चीज़ें हम लोग अच्छे से पढ़ेंगे। यानी कि पूरा जैसे ये भारतीय संविधान का संविधान हो गया, मुख्य विशेषताएं, डीपीएसपी हो गया, मौलिक अधिकार हो गया, संसदीय प्रणाली, संघीय प्रणाली, केंद्र शासित, केंद्र राज्य संबंध, ये क्या होते हैं, न्यायिक ढांचा, न्यायालय कैसा होता है, जिला न्यायालय, उच्च न्यायालय और सुप्रीम कोर्ट, उच्चतम न्यायालय, जिले का प्रशासन कैसा होता है, ये पंचायती राज व्यवस्थाएं। और सामान्य विज्ञान में भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान, इनकी सामान्य जानकारी। और ये प्रारंभिक गणित आप लोग देख लीजिए, ये आ रहा है 5 नंबर में। प्रारंभिक गणित में पूर्ण संख्या, भिन्न तथा दशमलव, प्रतिशतता, साधारण अंकगणितीय, वर्गमूल, घातांक एवं घात, औसत। और यहाँ पर वो जो आएगा ग्राफ आगे दिया होगा, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। इंपॉर्टेंट सभी हम लोग, एक भी प्रश्न आप लोग टारगेट बनाइए कि इसमें जितना सिलेबस में दिया हुआ है इसमें कुछ भी छोड़ के नहीं जाना है, चाहे समझ में आता हो या समझ में ना आता हो। इसी प्रकार हिंदी देख लीजिए, हिंदी के भी टॉपिक दिए हुए हैं। तो हिंदी के टॉपिकों में संधि हो गया, विलोम शब्द, पर्यायवाची, वाक्यांशों के लिए एक शब्द, लिंग हो गए, समश्रुत, भिन्नार्थक, मुहावरे, लोकोक्तियाँ, सामान्य शुद्धियाँ, लेखक रचनाएँ। तो ये सारी चीज़ें आप लोग अच्छे से देखिएगा और इनको पूरा का पूरा सिलेबस आप लोग रट लीजिएगा। सामान्य अंग्रेजी 5 नंबर की आएगी। और इसी तरह देखिए ये रीजनिंग 5 नंबर की आएगी। समसामयिक करंट अफेयर्स का बहुत ज़्यादा रोल होगा, 10 नंबर का करंट अफेयर्स होगा। पूरे 1 साल का करंट अफेयर्स आप लोग एकदम कायदे से रटिए। और उसके बाद ये पिछला जितना पहुँच पाइए, 1.5 साल तक का करंट अफेयर्स यहाँ पर चैनल पर भी आप लोगों को इसकी क्लासेस मिलेंगी। और सामान्य जागरूकता, ये स्टैटिक जीके का पोर्शन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसके अलग अलग से एक एक वीडियो में हम लोग, एक एक या दो दो वीडियो में हम लोग इसका स्टैटिक जीके कर रहे होंगे। 10 नंबर का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है और इसका क्षेत्र भी काफ़ी व्यापक है, तो हम लोग इसको देख रहे होंगे। ये आप लोगों को एक हफ्ते में 2 वीडियो इसकी आप लोगों को मिलेंगी, क्योंकि जीके का काफ़ी सारा पोर्शन हम लोग पहले ऊपर से कवर कर रहे होंगे, चाहे वो अर्थव्यवस्था हो, चाहे वो हिस्ट्री की हो, चाहे वो ज्योग्राफी की हो। तो उसको सीरियल वाइज देख रहे होंगे। उसके बाद स्टैटिक जीके मतलब वो जो डाटा होगा वही हम लोग इसमें पढ़ रहे होंगे, अलग से इनको याद कर रहे होंगे। भारतीय अनुसंधान संस्थान है। अब अगर आपको भूगोल में कुछ पढ़ाया जाएगा तो उससे संबंधित अनुसंधान संस्थान या रिसर्च, अब एग्रीकल्चर जैसे आप पढ़ेंगे, एग्रीकल्चर भूगोल में एक इसका एग्रीकल्चर होगा, तो वहाँ पर आपको विभिन्न फसलों से संबंधित जो संस्थान है वो भी बताए जाएंगे और ये अलग से भी बताए जाएंगे। तो ये आप लोग इसका हम लोग एक हफ्ते में 2 वीडियो इस पर कर रहे होंगे। और ये अपठित गद्यांश वगैरह ये आएगा, तो इसकी भी आप लोगों को टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा। वहाँ पर इसकी आप लोग प्रैक्टिस करिए। अपठित गद्यांश होंगे या मैथ के जो ग्राफ होंगे, ये जितनी भी आप लोग प्रैक्टिस करेंगे उतनी आएंगी। आप लोग टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा, तो वहाँ पर इससे संबंधित प्रैक्टिस निरंतर कराई जाती रहेगी। आप लोगों को प्रश्न मिलते रहेंगे, चैनल पर भी होगा। और ये तालिका संबंधित है, यही बहुत निर्णायक प्रश्न हो जाते हैं। आप लोग इनकी लगातार प्रैक्टिस करते रहिए, इसमें एक भी प्रश्न गलत ना होने पाए, ऐसा आप लोग
कोशिश करेंगे। तो आज की क्लास में हम लोग जैसा देख रहे थे कि हम लोग सिंधु घाटी सभ्यता पढ़ेंगे। आज ये टॉपिक पढ़ेंगे, पूरा का पूरा टॉपिक एक ही वीडियो में समाप्त करेंगे और फिर कल वैदिक सभ्यता, इसी तरह एक एक 2 दिन के अंतर्गत हम लोग सारे टॉपिक कवर करेंगे। फिर जैसे ही इतिहास, प्राचीन इतिहास के सारे टॉपिक कवर होते हैं, उसी दिन से हम लोग प्रैक्टिस सेट करना शुरू कर देंगे। 30 से 40 प्रश्न एक प्रैक्टिस सेट में होंगे और बार बार इन्हीं चीज़ों को हम लोग रिवाइज करेंगे, ज़्यादा अपना दायरा न बढ़ाते हुए। तो चलिए आज की क्लास में हम लोग देखते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता। अब सिंधु घाटी सभ्यता सबसे पहले आप लोग ये समझिए कि यह कहाँ पर थी। अब जैसे भारत का नक्शा ये ऐसे कुछ समझिए आप लोग, ये रहा। अब यहाँ पर सिंधु घाटी सभ्यता का ये वाला एरिया है, पश्चिमोत्तर भारत। ऐसे भारत को अगर दिशाओं में देखा जाए तो ये उत्तर, ये दक्षिण, ये पूरब और ये पश्चिम। तो सबसे पहले सिंधु घाटी सभ्यता कहाँ पर पनपी थी, उसका विकास कहाँ पर हुआ था, तो वह पश्चिम भारत, पश्चिमोत्तर भारत में हुआ था। अभी आगे हम लोग देख रहे होंगे कि सिंधु नदी घाटी, सिंधु नदी जो थी उसके नदी के आसपास क्षेत्रों में इसका विकास हुआ था। अब ये सभ्यता नदी घाटी विशेष का अर्थ क्या हो गया कि यहाँ पर कोई भी सभ्यता अगर सिविलाइजेशन पनपती है, आदमी अगर रहते हैं, कॉमन सेंस लगाइए आप लोग कि अगर आदमी रहेंगे तो सबसे आवश्यक वस्तु जो, जैसे भूमि पर तो रहेंगे ही, लेकिन पानी की व्यवस्था होनी चाहिए। अब उस समय कोई टेक्नोलॉजी इतनी बढ़िया नहीं थी आज की तरह कि हम लोग बोरिंग करके पानी निकाल लेंगे। तो ये आज की व्यवस्था है, बोरिंग करके पानी निकालने की कलाई। तो आगे आदमी चाहे जहाँ रहे वो मशीनरों के द्वारा अपना समरसेबल पंप या जो भी है तो वो उसका लगा के पानी बाहर निकाल लेता था। लेकिन प्राचीन काल में यही होता था कि जहाँ जहाँ पर, इसीलिए आप लोग देखेंगे कि विश्व की जितनी भी सभ्यताएं थी वह नदियों के किनारे पनपी। अब जैसे मोसोपोटामिया की सभ्यता देखिए, वह इराक नदी, वो इराक में दजला फरात 2 नदियाँ थी, इन घाटियों के सहारे पनपी थी। तो यही देखते हैं हम लोग आगे चलकर, इसमें पढ़ेंगे बाकायदा। तो आप लोग इतना ध्यान कर लीजिए कि ये पश्चिमोत्तर भारत में यह सभ्यता का विकास हुआ था। तो ये समकालीन सभ्यताओं का 12 गुना थी। यही मेसोपोटामिया, चीन की सभ्यता, इनका 12 गुना थी। यह सभी कांस्य युगीन सभ्यताएं थी। इस सभ्यता को निम्न नामों से जाना जाता है। अब पहले भूमिका, इसका परिचय देख लेते हैं कि किन नामों से इसको जाना जाता है। तो हड़प्पा सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता, सरस्वती सभ्यता और प्रथम नगरी क्रांति। अगर ये तीनों बातें आएँ तो आप लोग क्या बताएंगे कि यह सिंधु सभ्यता की बात कर रहा है। और आगे हड़प्पा सभ्यता का इसका नाम कैसे पड़ा, तो सर्वप्रथम 1921 में दयाराम साहनी द्वारा हड़प्पा स्थल की खोज की गई थी और ये पहला स्थल यानी कि प्रारूप स्थल होने के कारण इसका नाम उसी पर रख दिया गया, इसको हड़प्पा संस्कृति कहा गया। अब सिंधु घाटी सभ्यता इसे क्यों कहा जाता है, क्योंकि आप लोग पहले अभी दिखाया गया है कि सिंधु नदी के आसपास इसके सारे क्षेत्र थे या सभ्यता विकसित हुई थी, इसी कारण इसको सिंधु घाटी सभ्यता नाम दिया गया। और कांस्य युगीन सभ्यता क्या थी, कांसे का अत्यधिक प्रयोग। दोस्तों यहाँ पर कई जगह मिलता है कि कांसे का अत्यधिक प्रयोग किया। कुछ किताबों में आप लोगों को दे रखा होता है कि कांसा ये जो एक प्रतीक धातु के रूप में थी, हालांकि ऐसा नहीं था कि पूरा उन्होंने ये कांसे का भरपूर प्रयोग होता था पूरी सभ्यता के अंदर, लेकिन वो प्रतीक के रूप में थी। ऐसा नहीं था कि सारी सभ्यता में कांसे का ही भरपूर प्रयोग होता होगा, लेकिन कुछ किताबों में दे रखा है कि अत्यधिक प्रयोग किया गया था। तो इसमें ये इतना आप लोग समझिए, देखिए प्रश्न जैसा पूछा जाता है वैसा इसका उत्तर दीजिए। ऐसा नहीं है कि कोई ये डिस्क्रिप्टिव पेपर है तो हमको लिखना है। तो सारी चीज़ें जो हैं सही हैं, जो गलत हैं, सारी चीज़ों को देखेंगे आप लोग। ये ऐसा प्रश्न जिस पृष्ठभूमि से पूछा जाए उसी प्रकार आप लोग इसका उत्तर दीजिएगा। तो ये अत्यधिक प्रयोग या प्रतीकात्मक प्रयोग दोनों कहा जा सकता है, इसीलिए इसको कांस्य युगीन सभ्यता कहा जाता है। अब सरस्वती सभ्यता कैसे नाम पड़ा इसका, कि जैसे जैसे स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद इसकी खोज की जाने लगी तो 1400 स्थल जैसे प्राप्त हुए, तो उसमें 1100 स्थल सिंधु घाटी क्षेत्र के, इसके सरस्वती घाटी क्षेत्र के आसपास पाए गए थे, इसीलिए इसको सरस्वती सभ्यता कहा जाने लगा था। और प्रथम नगरी क्रांति की बात करें तो नगर में पक्की ईंटों से घर बने थे, सड़कों की व्यवस्था साफ सफाई उच्च प्रकार की थी, इसीलिए इसको नगरी क्रांति भी कहा जाता है। समाज एकदम वेल सेटलाइज्ड था, सिविलाइज्ड था, इसीलिए इसको प्रथम नगरी क्रांति कहा जाता है। अब देखते हैं कि सबसे पहले यहाँ पर ध्यान किसका गया था, कैसे पता चला कि हम लोगों को कि यहाँ पर कोई सभ्यता है। तो सर्वप्रथम चार्ल्स मैनसन के द्वारा 1826 में ये जो टीले थे इनकी तरफ ध्यान गया था कि यहाँ पर कुछ ऐसा
है। तो 1855 में जब लाहौर और कराची के बीच ट्रेन का निर्माण कार्य चल रहा था तो इन टीलों को से कुछ ईंटें निकाली गई थी। ईंटें वहाँ प्राप्त हुई थी, तो इस निर्माण कार्य में ईंटें निकाली गई थी। बाद में देखा तो पता चला कि ईंटों की संख्या जब बहुत ज़्यादा मात्रा में पाई जाने लगी तो जो उच्च अधिकारी थे उन्होंने इसकी तरफ ध्यान दिया और इसको संरक्षित किया और उस पर खुदाई कार्य और तमाम तरह के उस पर चलने लगे थे, उसकी खोजें होने लगी थी। तो 1921 में आई यह तारीख आप लोग ध्यान रखिए कि 1921 में जॉन मार्शल, जो कि भारतीय पुरातत्व विभाग सर्वेक्षण विभाग के अध्यक्ष थे, इन्हीं के समय दयाराम साहनी के द्वारा हड़प्पा स्थल की खोज की गई थी। अब यहाँ पर हड़प्पा स्थल की खोज दयाराम साहनी के द्वारा 1921 में खोज की गई थी और जॉन मार्शल की अध्यक्षता में की गई थी। अब इसकी उत्पत्ति को लेकर देखते हैं कि यह सभ्यता जो है, इसकी उत्पत्ति को लेकर विद्वानों में मतभेद होता है कि इस सभ्यता के लोग, कुछ लोगों का कहना है कि यह इनका मूल निवास स्थान था और कुछ लोगों विद्वानों का मत कहना है कि यह लोग बाहर से आए थे, मध्य एशिया, बैक्टीरिया या ईरान, इराक की जो सभ्यताएं थी मेसोपोटामिया से, उनसे वहाँ से लोग यहाँ पर आए थे और यहाँ पर उन्होंने एक सभ्यता का निर्माण किया या सभ्यता बसाई। तो इसमें कुछ देसी लोगों उत्पत्ति का मत है कि यह यहीं के निवासी थे, कुछ लोगों का मत है कि यह विदेश से आए हुए थे, बाहर से आए हुए थे। तो इसकी समय अवधि को देखा जा सकता है। हम लोग देखते हैं कि चूंकि सभ्यता की लिपि को अभी नहीं पढ़ा जा चुका है, तो इस सभ्यता की लिपि कौन सी चित्र लिपि थी? भाव चित्रात्मक लिपि। आप लोग ध्यान याद कर लीजिएगा, भाव चित्रात्मक लिपि थी। अंग्रेजी में पिक्टोग्राफी बोला जाता है इसको, पिक्टोग्राफी। तो इसकी लिपि पढ़ी नहीं जा सकी है, जिसके कारण जो इसकी समय अवधि है निश्चित हम लोग इसका नहीं बता पा रहे हैं कि यह किस तिथि के अनुसार थी, लेकिन विभिन्न विद्वानों द्वारा अलग अलग समय पर अलग अलग बताई गई है। तो हम जॉन मार्शल जो सर्वेक्षण अधिकारी थे उनके अनुसार यह 3250 से 2750 BC के द्वारा बताई जाती है। माधव स्वरूप वत्स 3500 से 2700 BC, मार्टिमन ह्यूलर के द्वारा 2500 से 1500 BC और DP अग्रवाल के द्वारा 2300 से 1700 BC। ये सभी इतिहास के जो प्रोफेसर लोग थे, जो सर्वेक्षण करता थे, खोज करता थे, उनके द्वारा अलग अलग प्रकार की यह तिथियाँ बताई गई हैं। और जो सबसे सर्वमान्य तिथि है यानी कि रेडियो कार्बन विधि, इसके द्वारा 2350 से 1750 BC बनाया जाता है। अगर कोई विधि कोई न दे कि किसके द्वारा बताया गया है, तो यह 2350 से 1750 मान्य होगी। अगर सवाल में पूछता है कि जॉन मार्शल के द्वारा कितनी थी सब, तो ये 3250 से 2750 होगी। यह चीज़ आप लोग याद करिएगा। अब इसका विस्तार देख लेते हैं। तो विस्तार जैसे ये देखिए, आप लोगों को अच्छी तरह से मालूम होगा, उत्तर, दक्षिण, पूरब और पश्चिम। तो उत्तर से दक्षिण जो इसका क्रम था यह 1400 किलोमीटर था, इसकी लंबाई 1400 किलोमीटर थी। और पूर्व से पश्चिम इसकी लंबाई 1600 किलोमीटर थी। और जो इसकी जलीय सीमा आप लोगों को बताया गया था, पश्चिमोत्तर भारत ऐसे थी, तो इसकी जो जलीय सीमा थी वह 1300 किलोमीटर थी। स्वतंत्रता के पूर्व 40 स्थल थे और स्वतंत्रता के बाद जैसे जैसे इसकी खुदाई बढ़ी, इस पर कार्य हुआ, तो 1400 स्थल पाए गए थे। और उसके बाद और भी स्थल प्राप्त हो रहे थे, लेकिन इसकी खुदाई बाद में बंद कर दी गई। कारण दिया गया कि वहाँ पर जहाँ पर इनकी खुदाई की जा रही थी वहाँ पर नई बस्तियाँ, जो वर्तमान में बस्तियां काफ़ी बस गई थी, तो ये माना गया कि किसी पुरानी सभ्यता की को जानने के लिए, देखने के लिए, उसका अध्ययन करने के लिए हम जो वर्तमान में लोग हैं, सेटल्ड हैं, वहाँ पर नई सभ्यता जो विकसित हो रही उसको हम नुकसान नहीं पहुँचा सकते। तो इसी कारण अब ये बंद कर दी गई थी इसके स्थल खुदाई वगैरह उत्खनन की। और ये देखिए, कुछ ये मैप है हमारी कॉपी का, चित्र बनाया गया था, तो ये इसमें शुद्ध देखते हैं जो दिखाई देता है। जैसे कुछ स्थान दिए हुए हैं कि ये उत्तर प्रदेश में देखिए, तो ये बड़ा गांव, हुलासपुर, सहारनपुर में मेरठ, आलमगीरपुर, आगे हम लोग देख लेते हैं, लेकिन आप लोग हल्का सा इसका एक मानचित्र में देखिए कि कहाँ पर कौन सा। जम्मू कश्मीर में मांडा देखिए है, और ये इसी तरह मुंडीगार, सुतकांगेडोर, बालाकोट, डाबरकोट, कच्छ की खाड़ी के आसपास कालीबंगन, ये देखिए खंभात की खाड़ी, लोथल, लंगपुर, शिकारपुर, सुरकोतरा, धौलावीला, देसलपुर। ये आप लोग मैप अच्छा सा कोई इंटरनेट से डाउनलोड कर लीजिएगा और देखिएगा अच्छे से, वहाँ पर सारी चीज़ें दिखाई गई हैं। ये एक केवल प्रतीक के रूप में हमने इसमें लिया है, आगे ये सारी चीज़ें हम लोग देख रहे होंगे। तो सबसे ज़्यादा देखते हैं कि इसमें हड़प्पा सभ्यता में जो ये महत्वपूर्ण स्थल थे, हड़प्पा सभ्यता में वैसे कई सारे स्थान पाए गए, लेकिन इनकी जो जिन नगरों में ये विशेषता के कारण कि ये नगरीय व्यवस्था थी और जिसके बारे में जानी गई थी, तो वो ये 7 नगरों में उसके लक्षण देखने को मिलते हैं। जैसे हड़प्पा हो गया, मोहनजोदड़ो, धौलावीरा, लोथल, कालीबंगा, बनवाली, चहुंदड़ो। अधिकतर प्रश्न आप लोगों को यहीं से देखने को मिलेंगे।
तो इन्हीं सब 7 नगरों की संज्ञा दी गई है इनको, कि हड़प्पा सभ्यता में 7 नगरों की संज्ञा इन नगरों को दी गई। आप लोग इनको भी याद कर लीजिए, कोई 4 दे दिए, 3 अलग से, कौन सा इसमें नगरों की संज्ञा नहीं थी। हड़प्पा दे दिया, मोहनजोदड़ो दे दिया, लोथल दे दिया, तीसरा रोपड़ डाल दिया, तो इसमें रोपड़ नहीं होगा। तो ये 7 आप लोग याद कर लीजिएगा। अब यहाँ पे हड़प्पा पे देखते हैं तो पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के मांटगोमरी जिला में किसकी नदी, रावी नदी के बाएं तट पर स्थित है। यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, हड़प्पा किस नदी के किनारे, तो रावी नदी के बाएं तट पर स्थित है। अब इसकी खुदाई उत्खनन किसने किया, निर्देशक जॉन मार्शल थे, खुदाईकर्ता दयाराम साहनी थे और सहायक जो थे माधव स्वरूप वत्स थे। अब ये नगर विभाजन की संरचना आप लोग देखिएगा कि यहाँ पर नगर बनते थे, एक पश्चिमी टीला होता था, ऐसे देख लीजिए आप, पश्चिमी टीला, ये पूर्वी टीला होता था। तो पश्चिमी टीला जो होता था यह बड़े वर्ग का होता था, प्रभावशाली वर्ग लोग यहाँ पर निवास करते थे, जैसे राजा वर्ग हो गया, जैसे और पुरोहित वर्ग हो गया। तो राजा वर्ग का कोई कॉन्सेप्ट नहीं, उसे पुरोहित वर्ग हो गया। तो इस प्रकार के लोग, जो बड़े लोग होते थे, वो यहाँ पर निवास करते थे। और जो ये पश्चिम टीला होता था इनका, पूर्वी टीला, उसमें सामान्य वर्ग रहता था, मजदूर वर्ग, दास वर्ग और जो तमाम कामों में लगा होता था वह यहाँ रहता था। लेकिन जो प्रभावशाली वर्ग होता था वह पश्चिमी टीला में रहता था। और ये जो पश्चिमी टीला है ये अपेक्षाकृत पूर्वी टीले की ऊंचाई पर होता था और ये 4 दीवारी से घिरा होता था। तो आगे हम लोग देख रहे होंगे कि किन नगरों में 4 दीवारी थी, किन नगरों में 4 दीवारी नहीं थी। तो इस तरह की सारी जानकारियाँ आप लोग आगे लेक्चर में देखेंगे। तो पूर्वी नगर एवं पश्चिमी टीले में विभाजित होता था। पश्चिमी टीले में उच्च वर्ग रहता था जिसे दुर्ग या गढ़ी कहा जाता था, और पश्चिमी टीला पूर्वी टीले की अपेक्षा ज़्यादा ऊंचाई पर होता था और 4 दीवारी से घिरा होता था। ये संरचना आप लोग देख लीजिए, ये हर गांव समाजों में मिलती होगी, इसमें ज़्यादा कोई याद करने वाली बात नहीं। आप लोग देखेंगे जो किसी गाँव या समाज का उच्च वर्ग होगा, ये अब तो समानता ये खैर कम देखने को मिलती, लेकिन शुरुआत में कुछ पहले सालों में, पुराने ज़माने में आप लोग देखने को जो उच्च वर्ग होते थे उनके घर एक तरफ होते थे और जो कुछ समाज का निम्न वर्ग होता था वो एक तरफ झोपड़ी टाइप में रहता निवास करता था। गाँव को देखने से पता चल जाता था कि गाँव का कौन सा एरिया समृद्ध है और कौन सा कम समृद्ध है। तो यही चीज़ है, आप लोग रिलेट करिए इस चीज़ों को, ज़्यादा इसमें कोई समझने वाली बात वैसी है नहीं। और नगर की अधिकांश जनसंख्या पूर्वी टीले में रहती थी। अब अधिकांश जनसंख्या वैसे भी आप लोग देखती है कि जो अमीर वर्ग है, जो बड़ा वर्ग है, वो हमेशा कम ही रहता है और जब प्रजा ज़्यादा रहती है। तो नगर की जनसंख्या, अधिकांश जनसंख्या कहाँ रहती थी, गरीब थी, तो वो पूर्वी टीले में रहती थी। और यहाँ पर व्यापारी हो गया, किसान हो गया, निम्न मजदूर के वर्ग के लोग रहते थे। और देख लेते हैं हड़प्पा से तांबे की इक्का गाड़ी, ये पूछ लेता है तांबे की इक्का गाड़ी कहाँ से प्राप्त हुई, तो हड़प्पा से। और सर्वाधिक अभिलेखीय मोहरें प्राप्त हुई हैं। स्टुअर्ट पिगट ने मोहनजोदड़ो और हड़प्पा को जुड़वा राजधानी कहा गया है। किसने कहा था, स्टुअर्ट पिगट ने, आप लोग ये ध्यान रख लीजिए। और मुद्रा बनाने में सेल खड़ी का प्रयोग होता था। अब मोहनजोदड़ो की बात आती है कि 1922 में राखल दास बनर्जी की देख रेख में इस पर काम शुरू हुआ था। ये डेट 1922 में राखल दास बनर्जी। और यह स्थित कहाँ है, पाकिस्तान के सिंध प्रांत में लरकाना जिले में सिंधु नदी के बाएं तट पर है। वो रावी नदी के बाएं तट पर, यह सिंधु नदी के बाएं तट पर स्थित है। क्षेत्रफल की दृष्टि में सिंधु सभ्यता का यह दूसरा सबसे बड़ा नगर है और इसकी जनसंख्या भी संभवतः सर्वाधिक रही होगी। और मार्शल के अनुसार यहाँ पर 7 बार बाढ़ आई और 7 बार इसका विकास हुआ। किसके अनुसार यह बात कही गई थी, तो मार्शल के अनुसार बात कही गई थी, ये आप लोग ध्यान करिएगा। और इसको निम्न टीलों के नाम से भी जाना जाता है। मृतकों की टीला की बात आए तो मोहनजोदड़ो, प्रेतों का टीला तो भी मोहनजोदड़ो, सिंधु का बाग पूछा जाए तो भी मोहनजोदड़ो, स्तूप टीला बोला जाए तो भी मोहनजोदड़ो। यहाँ भी नगर 2 भागों में बटा हुआ था, पश्चिमी टीला और पूर्वी टीला। और इसमें मोहनजोदड़ो में देख लीजिएगा आप लोग कि वृहत स्नानागार और अन्नागार कहाँ पाए गए थे, किस नगर में, हड़प्पा सभ्यता से संबंधित, तो मोहनजोदड़ो में वृहत स्नानागार और अन्नागार पाए गए थे। वृहत स्नानागार को तत्कालीन विश्व का आश्चर्य किसके द्वारा कहा गया, तो जॉन मार्शल के द्वारा कहा गया। इसी प्रकार के प्रश्न बन रहे होते हैं दोस्तों, कायदे से आप लोग ध्यान के इसको याद करिएगा, पढ़िएगा, समझिएगा। उसके बाद ये जितने भी पॉइंट दिए हुए 4, 4, 8, 8, 10 हर नगरों से, तो ये आप लोग याद करिएगा, प्रश्न यहीं से बनते हैं। सर्वाधिक 1200 वर्गाकार मोहरें पूर्वी टीला से कहाँ से प्राप्त हुई हैं, तो मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई हैं। मोहनजोदड़ो में ही सूती कपड़े में लपेटा एक चाकू पाया गया। अब सूती कपड़ा यहाँ आ गया, इनका मतलब इनको कपास का ज्ञान था। अब पूछा जा सकता है कि सिंधु सभ्यता के लोगों को कपास का ज्ञान था, हाँ नहीं, तो कपास का ज्ञान था। कहाँ पर इसके साक्ष्य मिले हैं, तो मोहनजोदड़ो में इसके बारे में जानकारी मिलती है। और प्रत्येक मकान में
कुएं होते थे। स्वास्तिक चिन्ह कहाँ पर किस मिलता है, तो मोहनजोदड़ो में। नटराज की मूर्ति, पशुपति, दाढ़ी वाले महादेव, ये सब वन लाइनर क्वेश्चन दोस्तों किसी न किसी परीक्षा में पूछे गए हैं, तो आप लोग इनको अच्छे से याद करिएगा। और मलेरिया बीमारी के साक्ष्य कहाँ प्राप्त होते हैं, तो मोहनजोदड़ो से प्राप्त होते हैं। अब धौलावीरा देख लेते हैं कि गुजरात के भचाऊ जिले में खादिर द्वीप के उत्तरी भाग में स्थित है। गुजरात में भचाऊ जिले में खादिर द्वीप के उत्तरी भाग में स्थित है। जगपति जोशी द्वारा 1967-68 में इसकी खोज की गई थी और 1990 से यहाँ पर उत्खनन कार्य प्राप्त हुआ था। अब देखिए, पश्चिमी टीला, पूर्वी टीला 2 भागों में विभाजित था, लेकिन धौलावीरा ऐसा नगर है जहाँ पर 3 भागों में समाज बना हुआ था। तो जल प्रबंधन की व्यवस्था उच्च कोटि की थी। घरों के बाहर 10 अक्षरों की नेम प्लेट कहाँ पाई जाती है, ये पूछ लेता है, तो धौलावीरा में। और दोनों टीलों के बीच मध्यमा कहाँ प्राप्त हुआ है, धौलावीरा में। पश्चिमी टीला, पूर्वी टीला, बीच में एक संरचना पाई गई है जिसको कई लोगों ने स्टेडियम बताया है, कई लोगों ने इसको मध्यमा कहा गया है। तो मध्यमा आप लोग ध्यान रखिएगा कि मध्यमा कहाँ प्राप्त हुआ है, तो धौलावीरा में। और जो घर की ईंटें थी उनमें लाल रंग का प्रयोग किया गया है, धौलावीरा। और लोथल की बात कर लेते हैं हम लोग, तो गुजरात राज्य के अहमदाबाद जिले में भोगवा नदी के तट पर खंभात की खाड़ी में इसके साक्ष्य मिलते हैं या वहाँ पर है। एस.आर. राव के द्वारा 1954 में इसकी खोज की गई थी। लोथल कहाँ, गुजरात राज्य में खंभात की खाड़ी में स्थित स्थल है। किस नदी के किनारे, तो भोगवा नदी के किनारे। इसको लघु हड़प्पा या मोहनजोदड़ो की संज्ञा दी जाती है। किसको, लोथल को, लघु हड़प्पा या मोहनजोदड़ो के। और हाथी दांत का पैमाना, यहाँ पर भी एक प्रश्न हो गया। दोनों टीले एक ही रक्षा प्राचीर से घिरे हुए थे। अभी तक हम लोगों ने देखा कि दोनों टीले अलग अलग रक्षा प्राचीरों से घिरे, तो यहाँ पर दोनों टीले एक ही रक्षा प्राचीरों के द्वारा घिरे हुए थे। गोदीबाड़ा डाक यार्ड व बंदरगाह साक्ष्य 100% यहाँ से एक प्रश्न हमेशा पूछा जाता है। 100% या गोदीवाड़ा डाक यार्ड के साक्ष्य कहाँ से मिलते हैं, बंदरगाह, तो लोथल से मिलते हैं। मम्मी का मॉडल पाया गया था। अब मम्मी कहाँ की ये कला है, ये मिस्र की कला है, तो इसमें अधिकतर ये है कि मिस्र के साथ इसके संबंधों को दर्शाता है मम्मी का मॉडल पाना। यहाँ पर कोई लिखित, क्योंकि हम लोग इसकी लिपि पढ़ नहीं पाए हैं, तो वैज्ञानिकों ने या जो इतिहासकार हैं उन्होंने एक बस अनुमान लगाया है कि अगर मम्मी का मॉडल पाया गया तो पता चला कि मम्मी का मॉडल मिस्र से आता था, तो इन्होंने ये अंदाज़ा लगाया कि मिस्र के साथ हमारे लेन देन रहे होंगे या मिस्र के साथ इस सभ्यता के लोगों के लेन देन रहे होंगे, तो वहीं से यह मॉडल इनके पास आया था। और सिंधु घाटी सभ्यता का व्यापारिक नगर इसको कहा जा सकता है, किसको, लोथल को। कारण क्या था कि एक बंदरगाह के साक्ष्य मिले, तो लोथल इसको व्यापारिक नगर कहा जाता है। अब आगे देखते हैं हम लोग, इसका कौन सा है कि कालीबंगा। कालीबंगा कहाँ पर पाया जाता है, राजस्थान में गंगानगर जिले के घग्गर नदी तट पर स्थित है। ये सातों नगर, और यह किस नदी के तट पर स्थित है, यह आप लोग अलग से लिख लीजिएगा एक टेबल बना के, वैसे आगे वीडियो में हम लोग इस पर देख रहे होंगे। 1957 में किसने, अमलानंद घोष, और 1960 में बी.के. थापर द्वारा इस पर कार्य किया गया था। और कालीबंगा का अर्थ होता है काले रंग की चूड़ियाँ। यही कई बार एसएससी की परीक्षाओं में ये प्रश्न पूछा गया है कि कालीबंगा का अर्थ क्या होता है, काले रंग की चूड़ियाँ। और दोनों टीले अलग अलग रक्षा प्राचीरों से घिरे हुए थे, दोनों टीले अलग अलग रक्षा प्राचीरों से। और अलंकृत ईंटें व जुते हुए खेत के साक्ष्य यहाँ कालीबंगा से प्राप्त हुए हैं, जुते हुए खेत के साक्ष्य। और इसमें क्या था, सरसों और चना की बात की गई थी, इस फसल के साक्ष्य प्राप्त होते हैं। सिंधु सभ्यता की दीनहीन बस्ती कहा गया है कालीबंगा को। एक लकड़ी का हल मिला है, 7 हवन कुंड के साक्ष्य मिले हैं, ऊँटों की हड्डियाँ मिली हैं। ये लकड़ी का हल और मिट्टी का हल दोस्तों कहाँ से प्राप्त हुआ है, मिट्टी के हल का मॉडल है, मिट्टी के हल का मॉडल ये कहाँ से प्राप्त हुआ है, बनवाली हरियाणा से प्राप्त हुआ है मिट्टी के हल का। और लकड़ी के हल का साक्ष्य ये कालीबंगा से प्राप्त हुआ है। अब देखते हैं चहुंदड़ो। पाकिस्तान के सिंध प्रांत में सिंधु नदी के तट पर स्थित हड़प्पा कालीन स्थित है। ये कहाँ है, सिंध प्रांत में है, सिंधु नदी के तट पर स्थित है। 1931 में एन.जी. मजूमदार व 1955 में अर्नेस्ट मैके द्वारा इस पर उत्खनन कार्य किया गया था। इसे हड़प्पा की बाद की मानव संस्कृति कहा गया। हड़प्पा की बाद क्या है कि हड़प्पा जिस लिए प्रसिद्ध थी या सिंधु सभ्यता जिस लिए प्रसिद्ध थी, उस पर उन विशेषताओं पर धीरे धीरे अतिक्रमण होता गया और विशेषताएँ वह समाप्त होती गईं। तब जो व्यवस्था विकसित हुई थी तो वो मानव संस्कृति कही गई। अब जैसे देखा जाए कि अभी नगर पद्धति में हम लोग देख रहे होंगे कि यहाँ पर उच्च जलकोट की व्यवस्था उच्च प्रकार की थी। अभी आप लोगों ने देखा भी
तो ये उच्चकोट की व्यवस्था धीरे धीरे बेतरतीब हो गई। जो बड़ी बड़ी चौड़ी नालियाँ होती थी वह अब छोटी छोटी सकरी नालियाँ होने लगी, और जो रोडों का आकार बहुत 10-10 मीटर का होता था। आप लोग देखेंगे अभी आगे चलकर कि जब पढ़ेंगे हम लोग परिवहन में, तो राजपथ बोला जाता था, 10-10 मीटर के होते, तो ये बाद में ये सकरी गलियाँ बन गई थी। तो यह एक सभ्यता अपने जिन बिंदुओं के लिए जानी जाती थी वह खोती गई। तो इसीलिए मानव संस्कृति, हड़प्पा के बाद की जो मानव संस्कृति थी उसे कहा गया हड़प्पा, चहुंदड़ों के जो व्यवस्था पाई गई थी। यहाँ के पूर्वी टीले से सौंदर्य प्रसाधन के साक्ष्य प्राप्त हुए, जैसे लिपस्टिक, कंघा, इत्र इत्यादि। कई परीक्षाओं में पूछा गया है। सौंदर्य प्रसाधन के संसाधन कहाँ से प्राप्त हुए हैं? ये चहुंदड़ों से प्राप्त हुए, जैसे लिपस्टिक, कंघा, सौंदर्य प्रसाधन के साक्ष्य। और यहाँ पर कोई भी टीला रक्षा प्राचीर से नहीं घिरा हुआ था। अभी तक आप लोगों ने जितने देखे, किसी न किसी कोई अलग अलग रक्षा प्राचीरों से ढक घिरा हुआ था। पूर्व पश्चिमी टीला तो हमेशा घिरा हुआ होता था, लेकिन ये जो चहुंदड़ों में मिला, यहाँ पर कोई भी टीला चाहे पश्चिमी हो चाहे पूर्वी हो, रक्षा प्राचीर से घिरा हुआ नहीं था। इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब आगे है कि कई स्थानों पर मनके बनाने के कारखाने प्राप्त हुए हैं चहुंदड़ों से, जिस कारण इसको सिंधु सभ्यता का औद्योगिक नगर की संज्ञा दी गई। और व्यापारिक नगर की संज्ञा किसे दी गई थी? लोथल में गोदीवाड़ा जो था डाक यार्ड बंदरगाह पाया गया था, तो उसको व्यापारिक नगर और इसको औद्योगिक नगर की संज्ञा दी गई थी। कारण क्या था कि मनके बनाने के कारखाने यहाँ पर प्राप्त हुए थे। और वक्राकार और गोल ईंटों के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। अब बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते का चिन्ह, अब जैसे यहाँ पर कोई मिट्टी का कार्य किया जाए, ईंट जैसे बना के रखी गई, और कोई बिल्ली का पीछे करता हुआ चला गया, कोई बिल्ली आगे से गई, उसका शिकार करता हुआ कुत्ता पीछे से गया, तो उनके पद चिन्हों के निशान ऐसे उस मिट्टी पर पड़े, तो उसे हम इस वैज्ञानिक को क्या निकाला कि बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते के चिन्ह है। अब इसमें अक्सर दोस्तों होता क्या है कि इस तरह के प्रश्न, अब जैसे सिंधु सभ्यता एक फिक्स है, जितने भी इसके तथ्य हैं सारे फिक्स हैं, और कई सारी परीक्षाएं होती हैं तो उनमें सिंधु सभ्यता से संबंधित, अब अगर एग्जामिनर नए प्रश्न बनाए या कठिन पेपर करना चाहे तो किस तरह के प्रश्नों को बनाएगा। हालांकि इसमें अब जैसे इसका दर्शन पक्ष होता है तो वन डे एग्जामों में वो नहीं पूछा जाता है। धार्मिक पक्ष या सामाजिक पक्ष वहाँ पर बहुत अच्छे अच्छे प्रश्न बनते हैं, लेकिन वनडे एग्जामों में इसी तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं, तो ये नए नए फैक्ट निकालते रहते हैं। तो ये आप लोग समझिएगा, देखिएगा इस तरह को और इनको याद करिएगा। अगला देखते हैं कि बनवाली क्या है कि हरियाणा के हिसार जिले में आर.एस. बिष्ट के द्वारा 1973 में इसकी खोज की गई थी। यहाँ पर अच्छी किस्म के जौ के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं और मिट्टी से बने हल की आकृति प्राप्त हुई है। कहाँ? बनवाली, हरियाणा में। जल निकास की प्रणाली अव्यवस्थित पाई गई है। ये अपने जो इसके मुख्य वो थे उनको खोती चली गई थी, जिसके बारे में यह सभ्यता प्राप्त की जा रही थी। जैसे जैसे सभ्यता का विकास हो रहा था तो वह पहले जैसे कोई भी सभ्यता देखिए वह उच्च कोटि तक जाती है और यहाँ पर उसके बाद वो नीचे की ओर पतन होना उनका शुरू होता है। तो इसी प्रकार ये जो मोहनजोदड़ो ये 7 नगर थे या अपनी उच्चतम कोटि में थे, उसके बाद के नगर ये धीरे धीरे या अपनी व्यवस्था अपनी सुंदरता खोते जा रहे थे। तो जल निकास प्रणाली अव्यवस्थित थी। अन्य महत्वपूर्ण स्थल देख लेते हैं इसमें कि जम्मू कश्मीर का मांडा जो था वह सबसे उत्तरतम स्थल था। ऐसे देख लीजिए उत्तर में, तो सबसे उत्तरतम स्थल जम्मू कश्मीर का मांडा चिनाब नदी के तट पर स्थित था। कहाँ पर स्थित था? चिनाब नदी के स्थित था। और ये जो दक्षिण में ये दैमाबाद प्रवरा नदी के तट पर स्थित था। और यहाँ आलमगीरपुर है सबसे पूर्वी, आलमगीरपुर मेरठ। और ये सुधकांगेटोर ये कहाँ है? पश्चिम में बलूचिस्तान दास्क नदी के किनारे। तो उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम आप लोग याद करिएगा। और पंजाब के कुछ स्थल देख लेते हैं, जैसे रोपड़ है। तो रोपड़ स्वतंत्रता के बाद उत्खनन स्थल है। यहाँ पर मालिक के साथ कुत्ते दफनाने के साक्ष्य कहाँ पर प्राप्त होते हैं? तो रोपड़ में प्राप्त होते हैं। ये भी एक प्रश्न हो गया। दधेरी को परवर्ती हड़प्पा काल स्थल कहा गया। संघोल में तांबे की 2 छेनियाँ वृत्ताकार अग्निकुंड के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। और हरियाणा में देख लेते हैं तो राखीगढ़ी जो है भारत में हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल कौन सा है? राखीगढ़ी स्थल है। और सबसे बड़ा गनेरी वाला, ये कहाँ पर है? पाकिस्तान में है। तो भारत में सबसे बड़ा हड़प्पा स्थल राखीगढ़ी। ऐसे पूछा जाए तो गनेरी वाला। और कुणाल से क्या प्राप्त हुए? यहाँ चांदी के 2 मुकुट प्राप्त हुए हैं कुणाल से। हरियाणा के ये स्थल हैं। और उत्तर प्रदेश से बागपत, ये इसको दोस्तों छोड़ते हैं, हम बाद में बताएंगे इसके बारे में। सहारनपुर में बड़गांव और हुलास अम्बाखेड़ा उत्तर प्रदेश में हड़प्पाकालीन स्थल हैं। बड़ागांव और हुलासपुर अम्बाखेड़ा। मेरठ में आलमगीरपुर, भगवानपुरा, हस्तिनापुर ये स्थल हैं।
सिंधु सभ्यता के। सुरकोतला से घोड़े के कंकाल व अस्थि पंजर प्राप्त हुए हैं, इसको याद कर लीजिएगा, अच्छे प्रश्न बन चुका है यहाँ से। महाराष्ट्र का दैमाबाद सबसे दक्षिणतम स्थल है जो कि गोदावरी नदी की सहायक प्रवरा नदी के तट पर बना हुआ है। अब आप लोग ये समझिए कि उत्तर में अभी आप लोगों ने देखा, दक्षिण में देखा, तो ऐसे मैप में आप लोग बना लीजिएगा। मांडा है जो है, मांडा जम्मू कश्मीर का, और यहाँ पर है दैमाबाद महाराष्ट्र का, वहाँ पर है चिनाब नदी, यहाँ पर है कौन सी, प्रवरा नदी, किसकी सहायक नदी है, गोदावरी की सहायक नदी है। अब पंजाब पाकिस्तान में इसके कुछ महत्वपूर्ण जो स्थल होते हैं वो हम लोग देख लेते हैं। वैसे तो भारत के आप लोग याद करिएगा, एक आधा नज़र पाकिस्तान पर, इस पर भी आप लोग देख लीजिएगा। सिंध प्रांत जो पाकिस्तान में है वो आमरी में बारासिंघा के साथ अली मुराद एकमात्र ग्रामीण स्थल है, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। अली मुराद एकमात्र ग्रामीण, सिंधु सभ्यता का एकमात्र ग्रामीण स्थल कौन सा है, तो वो अली मुराद है। जुदीर दड़ों से स्टेडियम के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, ये हड़प्पा का वहाँ स्थित है पाकिस्तान में। अल्लादीनो अरब सागर व सिंधु नदी के संगम तट पर स्थित एक बंदरगाह नगर था। अपने यहाँ का बंदरगाह नगर कौन था, लोथल था। और अपने यहाँ स्टेडियम के साक्ष्य कहाँ प्राप्त हुए हैं, आप लोग कमेंट बॉक्स में इसका लिखिए कि भारत में स्टेडियम के जो साक्ष्य प्राप्त हुए हैं वो कहाँ से प्राप्त हुए हैं। अब बलूचिस्तान के नौसारों से सिंदूर के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, प्रसाधन के साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं, ये भी कमेंट बॉक्स में आप लोग लिखिएगा, ये अलग से नोट कर लीजिएगा कि बलूचिस्तान के नौसारों से सिंदूर के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। सुतकांगे डोर सबसे पश्चिमी स्थल है जो कि दास नदी पर बना हुआ है, अभी मैप के द्वारा आप लोगों ने समझा। और अब देखिए नदी और उनके किनारे बसे शहर। सिंधु नदी कहाँ, मोहनजोदड़ो इनके किनारे बसा हुआ है, कोट दीजी, आमरी, अली मुराद। चिनाब जो है ये नदी, इसके किनारे मांडा स्थित है। रावी नदी के किनारे हड़प्पा, सतलज के किनारे रोपड़, सरस्वती या घग्गर या द्विदस्ती बनवाली, काली राखीगढ़ी और कालीबंगा स्थित है। भोगवा नदी के किनारे लोथल स्थित है। हिंडन नदी के किनारे आलमगीरपुर स्थित है, ये आप लोग याद करिएगा। और नगर प्रणाली इनकी आयताकार थी, वर्गाकार थी, जाल या ग्रिडनुमा थी। वैसा आप लोगों को ज़्यादा नहीं समझना, इसका एक जो अलग से लेक्चर हम लोग चैनल पर लेंगे आगे की परीक्षाओं के लिए, तो वो आप लोग देखिएगा, तो उसमें ये अच्छी तरीके से 2-3 पार्ट में सिंधु सभ्यता हम लोग डिस्कस कर रहे होंगे। लेकिन पेट की परीक्षा से संबंधित या वनडे परीक्षाओं से संबंधित बस इतनी ही जानकारी आप लोग रखिए कि आयताकार होते थे, वर्गाकार होते थे, जाल या ग्रिडनुमा होते थे। अब जैसे आप लोग समझने का हल्का सा देखें तो एक आइडिया दे देते हैं कि जैसे ये देखिए एक स्थल है, तो यहाँ पर ये सड़कें काटती थी, ऐसे देखिए, यहाँ से एक सड़क, इधर से एक सड़क होती थी, और ये जो व्यवस्था इनकी होती थी ये ऐसे, यहाँ पर गलियाँ होती थी, एक घर यहाँ पर, एक घर जैसे यहाँ पर हो गया, बी घर यहाँ पर हो गया, और ये देखिए जो दरवाजे होते थे घर की ये गलियों की तरफ खुलते थे, ना कि इधर। तो ये ग्रिडनुमा पद्धति ऐसे ऐसे बनी हुई थी। तो बस यह समझिए, आगे के लेक्चरों में हम लोग देख रहे होंगे, जब हम अलग से सिंधु सभ्यता का डिस्कशन कर रहे होंगे 3-4 लेक्चर में ये वीडियो, ये सिंधु सभ्यता खत्म होगी। लेकिन ये पेट परीक्षा है, एक दिवसीय परीक्षाओं में ये सब नहीं इतना ज़्यादा पूछा जाता। तो बस आप लोग इतना समझिए कि ये आयताकार थी, वर्गाकार थी, या जाल या ग्रिडनुमा थी। आंगन कच्ची ईंटों के बने होते थे, कालीबंगा में पक्की ईंटों से बना आंगन प्राप्त हुआ है। ये इंपॉर्टेंट हो जाता है कि संभवतः तो कच्ची ईंटों के बने हुए होते थे, लेकिन पक्की ईंटों का आंगन कहाँ प्राप्त हुआ है, तो वह कालीबंगा में प्राप्त हुआ है। और यहाँ से आगे जो हम देखते हैं कि समाज कैसा है। अब वैसे यहाँ से परीक्षाओं में प्रश्न कम पूछे जाएंगे एक दिवसीय परीक्षाओं में, लेकिन अगर इसको समाप्त ही कर रहे हैं तो थोड़ा अच्छे से देख लेते हैं पूरी चीज़ें। विशिष्ट वर्ग जो पुरोहित वर्ग होता था वह दुर्ग या गढ़ी में पश्चिमी टीले में निवास करता था। अब मध्यम और कमज़ोर वर्ग ये तुम्हारा पूर्वी टीले में निवास करता था। तो मध्यम वर्ग में प्रशासनिक, सैनिक, प्रशासनिक अधिकारी जो हो गए, व्यवस्था देखते थे सुरक्षा की, अधिकारी हो गए, व्यापारी हो गए, जो ये वित्त का यही पूरा संभाले थे, ये वित्त व्यवस्था, ये उसी के समय के इंडस्ट्रियस्ट जो थे वो यही थे। कारीगर हो गए, जुलाहा हो गए, शिक्षक हो गए, किसान हो गए, तो ये मध्यम वर्ग में आते थे। और मजदूर और दास कमज़ोर वर्ग में आते थे। प्रजातियां देख लेते हैं, अल्पाइन प्रजाति, भूमध्य सागरीय प्रजाति, प्रोटोस्टेलाइट और मंगोल प्रजाति थी। तो ये चीज़ आप लोग देखिएगा, वैसे पूछा नहीं जाता है यहाँ पर इस तरह। ये धार्मिक या भावात्मक पक्ष है। और स्त्रियों की दशा मात्र सत्तात्मक समाज था, और मात्र देवी की मूर्तियाँ प्राप्त हुई हैं, आप लोग पहले ही देख चुके हैं। खान पान शाकाहारी व मांसाहारी दोनों होता था। वेशभूषा सूती कपड़े,
सादे भी होते थे और कढ़ाईदार भी होते हैं। मोहनजोदड़ो में एक 3 पतिया साल ओढ़े योगी की मूर्ति प्राप्त हुई थी, तो वहाँ से पता चलता है कि कढ़ाईदार भी वस्त्र पहने जाते थे। और आभूषण की बात करें तो हड़प्पा से सिंगारदान, मोहनजोदड़ो से चांदी की अंडाकार चूड़ियाँ प्राप्त हुई है। लिपस्टिक एवं अंजन सालिका कहाँ से प्राप्त हुई, अभी आप लोगों ने देखा। काजल भी ये आँखों में लगाया जाने वाला सौंदर्य प्रसाधन, तो ये भी यूज किया जाता था वहाँ के लोगों के द्वारा। मनोरंजन के लिए शिकार खेलना, मछली पकड़ना, नाचना गाना, ढोल मंजीरा, चौपड़ पासा, पशु पक्षियों को आपस में लड़ाना, ये सारी चीज़ मनोरंजन की होती थी। और अर्थव्यवस्था देख लेते हैं, यहाँ से कुछ प्रश्न आप लोगों को आ सकते हैं। कृषि थी, पशुपालन भी था, शिल्प एवं उद्योग धंधे थे, जैसे शिल्प में मनके बनाने के कारखाने आप लोगों ने चौहदड़ों में देखे। व्यापारिक नगर जैसे लोथल को देखा, तो ये दोनों काम थे। व्यापार वाणिज्य भी था। और कृषि के साक्ष्य में देखें तो चावल के साक्ष्य कहाँ से, लोथल से प्राप्त होते हैं। धान, ये एक 1 लाइनर प्रश्न है दोस्तों ये। और धान की भूसी के साक्ष्य रंगपुर से, बाजरे के साक्ष्य लोथल से, रागी, ज्वार, कोडो ये कहाँ से प्राप्त हुए, तो ये रोजदी से प्राप्त हुए हैं। पशुपालन के बारे में देखते हैं, अभी देखा सुरकोतड़ा से घोड़े का कंकाल, लोथल से घोड़े का जबड़ा और रामागुंडम से घोड़े के दांत प्राप्त हुए हैं। इनका प्रमुख जो पशु था वह एक श्रृंगी बैल था। कुबड़ वाला बैल आए या वृषभ बैल आए, एक ही चीज़ है। शिल्प एवं उद्योग धंधे की बात की जाए तो लोथल व चौहदड़ो मनके बनाने के कारखाने लोथल व चौहदड़ो से प्राप्त हुए हैं। लोथल व बालाकोट से सीप उद्योग के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। अब इसका पतन देखा जाए, कोई इंपॉर्टेंट वाली नहीं, यहाँ पे कोई फैक्ट नहीं प्रश्न बनने वाला है, डिस्क्रिप्टिव पेपर में ये सब लिखा जाता है। तो यहाँ पर ये होने वाला है कि कई विद्वानों ने अलग अलग इसके मत दिए हैं। कुछ लोगों का मानना था कि ये कोई अदृश्य गाजगिरी है, इसके कारण पूरी व्यवस्था। कुछ लोगों का मानना था सुनामी आई है, बाढ़ आई है, या इसका किसी बीमारी महामारी से इसका नष्ट हो गई यह सभ्यता। लेकिन जो वैज्ञानिक या तार्किक माना गया है कि ये जो सिंधु सभ्यता, कोई भी सभ्यता या अपने कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं के कारण जानी जाती थी कि यह सिंधु सभ्यता है। बड़े बड़े नगर, ऊंचे, साफ सफाई की व्यवस्था बेहतरीन क्वालिटी की थी। जो नगर प्रणाली थी इसकी वो बेहद उच्च क्वालिटी की होती थी। आंगन के सामने जैसे ये घर है तो यहाँ से दरवाज़ा है तो इसके सामने एक दीवार खड़ी कर दी जाती थी कि बाहर का कोई व्यक्ति आगे न देख सके। ये धार्मिक पक्ष, ये सब सामाजिक पक्ष हैं। तो इस तरह की व्यवस्थाएं, बड़े बड़े आंगन होते थे, कहीं पर 3-3, 4-4 मंजिल की मकान मिले हैं। तो ये सब धीरे धीरे समाप्त होते गए। अब जैसे जनसंख्या बढ़ी, भाइयों में बंटवारा हुआ तो आंगन के बीच एक दीवार खड़ी कर दी तो ये घर छोटा हो गया। तो जिस कारण ये जाना जाता था, वो जो लक्षण होते थे एक उच्च सभ्यता के, वो धीरे धीरे नष्ट हो गए। इसी तो फिर आगे की सभ्यता धीरे, यहाँ के लोग कहीं और जाकर बस गए, जनसंख्या बढ़ी, लोगों ने रोडों पर कब्जा करना या किसी प्रकार उन सकरी जो तंग चौड़ी चौड़ी गलियाँ होती थी वो तंग गलियों में बदल गई। तो इसी प्रकार इस सभ्यता के साथ धीरे धीरे जाते रहें और इसका पतन हो गया। तो बस इतना ही आज की वीडियो में हम लोग देखते हैं। इससे संबंधित हम लोग बेहतर लाएंगे प्रश्न। अभ्यास बहुत अच्छा हम लोग कर रहे होंगे। कुछ टॉपिक हो जाने दीजिए, उसके बाद 30 से 40 प्रश्न हम लोग 1-2 दिन के अंतराल में अच्छे से इन प्रश्नों पर, जो भी टॉपिक यहाँ पर छूट जाते हैं या फिर जो भी फैक्ट छूट जाते हैं उन लोगों को हम प्रश्नों के माध्यम से कवर कर रहे होंगे। आप लोगों से बस एक यही विनती है कि आप लोग चैनल को शेयर, सब्सक्राइब एवं लाइक वीडियो को अवश्य करें। धन्यवाद। मिलते हैं एक नए वीडियो में।